बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा एमए इंग्लिश पार्ट 2 का लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट का आखिरी सेशन है और इसमें हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड रह गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। जो क्वेश्चंस आपने दिए उन्हीं क्वेश्चंस को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप उन्हीं को डिस्कस करना है जो आपने लिखे हुए थे, जिनका फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और बाकी एरियाज़ के साथ ताल्लुक़ है। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि मैं अपना सारा मटेरियल बेसिकली अपनी किताब से ही बनाता हूँ जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक्स। उसके अलावा मैंने अपने नोट्स ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ग्रुप फाइल्स की सूरत में शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आज के इस सेशन में भी जो चीज़ें आपकी नज़र से गुजरेंगी उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ मेरी किताब अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक्स के साथ ही होगा और वहीं से सारी चीज़ें उठाई गई होंगी। वही मटेरियल अगर किसी के पास है तो वो आपको बेहतर अंदाज में बता सकता है कि वो किताब कितनी मेहनत करके बनाई गई होगी, कितनी उसके ऊपर एफ़र्ट्स की गई हैं। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी किताब बनाई जाए, उसके साथ साथ सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की नीड्स को भी वो किताब जो है उनको भी पूरा करें। तो उसी किताब के हवाले से ये चीज़ें भी आपके सामने आपकी नज़र से गुजरेंगी। ये लेक्चर्स भी उन्हीं से रिलेटेड हैं, वहीं से अपनी मेरी ऑनलाइन क्लासेस का ही बेसिकली हिस्सा होते हैं। तो चूँकि मैंने आप लोगों के साथ एक बात की थी कि मैं पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करूँगा, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेरी नज़र से गुजरे जो वाकई में थोड़ा सा परेशान करने वाले थे। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको इरिटेट करने वाला था, जिसको हमने यहाँ पे डील किया हुआ है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करें। हो सकता है आपके बताने से किसी दूसरे बच्चे को भी इसका फ़ायदा हो जाए, और जब किसी दूसरे को फ़ायदा होगा तो डेफ़िनेटली आपको भी उसकी दुआएं लगेंगी और आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। मैंने जितने भी लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट सेशन किए हैं उनकी मैंने कोई फ़ी ना तो मैं डिमांड करता हूँ ना मैंने डिमांड की है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आपसे भी जब कोई बंदा इसी तरह कोई हेल्प मांगे तो आपने भी उसको इन रिटर्न जो उसको हेल्प देनी है, क्योंकि जो चीज़ आपको पैसों पे पढ़ाई गई वो पैसों की आप ज़रूर उससे आप फ़ी लें, अपने वक्त की आप ज़रूर फ़ी लें, लेकिन जो अगर आपको कुछ मुफ्त पढ़ाया गया है बग़ैर पैसों के तो आप ज़रूर लोगों की मजबूरियों को सामने रखते हुए उनको हेल्प आउट करें। अभी आज के इन हालात में जब कोरोना की वजह से फाइनेंशियली हालात बहुत ज़्यादा लोगों के ख़राब हो चुके हैं, तो इसमें जब उसका नफसा नफसी का दौर है और हर शख्स पैसे की दौड़ में लगा हुआ है, उसमें ये सारा कुछ करना, ये सारी एफ़र्ट्स करना ये इतना आसान नहीं है। चूँकि आज आखिरी सेशन है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी साथ डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इतना आसानी से ये चीज़ें तैयार नहीं होती। आपके क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, उसके बाद उनको हम बनाते हैं, उनके ऊपर मैं ख़ुद ही बैठ के मैं उनके ऊपर फिर मटेरियल उस हिसाब से मैं तैयार करता हूँ, आपके आंसर्स को मैं प्रिपेयर करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ ताकि आपको उस हिसाब से रेलेवेंट जवाब दिया जाए। तो उस रेलेवेंट जवाब के साथ साथ ये भी बात होती है कि हमारी ये कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट किया जाए जिस हद तक मुमकिन हो। मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है, क्वेश्चंस जो कि आपको परेशान कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस को ही सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ होता है। आपने ये भी देखा होगा दरमियान में थोड़ा सा पेस स्लो हो गया, यानी कि हम कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस कर पाए, दरमियान में कैजुअलिटी हो गई जिस वजह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन बात वही आ जाती है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो ये सारे मामलात इसी तरह चलते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पाता इन्हीं हालात की वजह से। तो खैर इस पे जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी तरफ से पर्सनल एफ़र्ट्स कर रहा हूँ आपकी खातिर,
میں اس کے لیے صرف اتنا ضرور مانگوں گا کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں یہ کوشش صرف اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا ایکسپیرینس کیا. مجھے آپ ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا تاکہ میں فیوچر میں اگر اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہوں تو میں امپروو کر سکوں. میں اسی پوسٹ اس کے بعد ایک پوسٹ میں لگاؤں گا جس میں آپ سے آپ کا ایکسپیرینس پوچھوں گا. تو پلیز وہاں پہ آپ نے ضرور اپنی ان پٹ دینی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا، اس ویڈیو براڈ کاسٹ میں کیا سیکھا. یہ پریزنٹیشن کی فارم میں چیزوں کو لے کے آنا، کانٹینٹ ورڈز اکٹھے کرنے، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. 2 یونیورسٹیز کے ساتھ کمٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں، وہاں ڈیلی کی میری کلاسز ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں. آن لائن باقی کلاسز بھی کے یونیورسٹیز کی کلاسز بھی ہیں، گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر رہ کے گوناگون مصروفیات میں سے یہ ٹائم نکالنا بظاہر آپ کو بڑا آسان لگتا ہوگا لیکن انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو میں جو پوسٹ لگاؤں گا کائنڈلی مجھے آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ جب مجھے فیڈ بیک دیں گے تو میں اپنے آپ کو پھر امپروو کروں گا تاکہ پارٹ 1 والوں کو ہم اس حساب سے امپروو کریں. فیڈ بیک کی پوسٹ لگانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ میری تعریفوں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیں یا میری شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیں. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پلیز 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 میری یہ ریکویسٹ ہے. تعریفوں کے پل باندھنے کی بجائے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا. آپ نے جو سیکھا آپ وہ بتائیں، اور کوئی امپروومنٹ، کوئی سجیشن آپ کی طرف سے وہ آپ ضرور وہاں پہ بتائیے تاکہ میں اس کو پارٹ 1 والوں کے لیے جب میں سیشن سٹارٹ کروں تو میں اس کو وہاں پہ اپلائی کر سکوں. یہ تھی میری تھوڑی سی گزارشات جو میں نے یہاں پہ کرنی تھی. تو ابھی ہم آپ کے پہلے کوسچن کو لے کے چلیں گے، فونیٹکس اینڈ فونالوجی کے ایریا کی جانب بڑھیں گے. سب سے پہلا جو آپ کا کوسچن تھا وہ آرٹیکولیٹر سے ریلیٹڈ تھا. آرٹیکولیٹرز کے بارے میں جو بات کی گئی تھی اس سے ریلیٹڈ تھا. آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے اور اس میں میں نے باقاعدہ تصویریں 2 ڈائیگرامز ڈرا کر کے رکھی ہوئی ہیں جن ڈائیگرامز کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیکولیٹر کون کون سے ہوتے ہیں. یہیں پہ ابھی اس سلائیڈ کے اندر ہم آرٹیکولیٹر پہ بات کریں گے. آرٹیکولیٹر ایک ووکل آرگن ہوتا ہے جو کہ اسپیچ ساؤنڈ کی پروڈکشن میں اپنا رول ادا کرتا ہے، اور یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم ایکٹیو آرٹیکولیٹر بولتے ہیں، دوسرے کو ہم پیسیو آرٹیکولیٹر بولتے ہیں. ایکٹیو آرٹیکولیٹر جو ہوتا ہے اس کا اصل جو ایکچوئل رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایکٹیولی انٹرفیئر کرتا ہے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں آپ کے حلق سے لے کے آپ کے اورل کیویٹی یا نیزل کیویٹی تک وہ جو ایئر فلو ہوتا ہے اس کے دوران کوئی ایکٹیولی انٹرفیرنس جو آرٹیکولیٹر کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکٹیو ہے، یعنی کہ جو اس انٹرفیرنس میں انوالو ہوتا ہے. جب آپ بولتے ہیں، بولتے ہوئے اسپیچ ساؤنڈز میں کہیں نہ کہیں آبسٹرکشن کریٹ ہوتی ہے. وہ آبسٹرکشن کریٹ کرنے والا جو اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے، جو کریٹ کرتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ایکٹیو آرٹیکولیٹر. اور جس کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہ کرتا ہے دوسری طرف وہ سائلنٹ ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ پیسیو آرٹیکولیٹر ہوتا ہے. یہاں ڈائیگرام پہلے آپ دیکھیں، یہاں میں نے بڑا کلیئر انداز میں نے آرٹیکولیٹرز سامنے رکھے ہیں. لپس سے آپ شروع کریں، لپس سے آگے فرنٹ ٹیتھ ہے، پھر الویولر ریج ہے، اس کے بعد پورا پیلٹ کا ایریا ہم نے یہاں پہ سامنے رکھا ہوا ہے. دیکھیے اس تصویر کے اندر جو ریڈ ڈائیگرام ہے یہاں پہ کتنے زبردست انداز میں تصویر بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ آرٹیکولیٹرز کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بلا کا نام ہے. تو اب یہاں پہ یہ ٹیتھ ہے، اس سے پہلے لپس ہے. اگر یہ دوسری تصویر دیکھیں تو یہاں پہ میں نے ان کو زیادہ بہتر انداز میں نے ان کو بتا دیا. تو یہ پورے کا پورا ایریا اس کو پیلٹ کا ایریا بولا جاتا ہے. پیلٹل ایریا، یہ سارے کا سارا پیلٹ ہے. اب اس میں کچھ ایریا ہارڈ ہے اور پیچھے والا حصہ سافٹ ہے. اور پیلٹ کے امیجیٹلی آفٹر جب وہ یوویول ہے اس کے بعد یہ ووکل کارڈز ہیں. اس سارے حصے کو جو ہے نا یہ ووکل کارڈ ہے جو سرکولیٹڈ ہے، اس کے ساتھ والی جو جگہ اس کو گلوٹس بولا جاتا ہے. جو اسپیس ہے ووکل کارڈز کے درمیان اس کو گلوٹس کا نام دیا جاتا ہے. جو خالی جگہ ہوتی ہے جب یہ کلوز ہوتے ہیں یا اوپن ہوتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں وائبریشن ہوتی ہے، ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہوئے تو ووکل کارڈز کلوز ہوتے ہیں. لیرنکس، اس سارے کو حلق کو لیرنکس بولا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہاں پہ زبان کو بھی دکھایا گیا ہے. زبان کی ٹپ کہاں پہ ہے، زبان کی فرنٹ، اس پر مڈل اور بیک، اور یہ اس کے ساتھ بلیڈ، زبان کا بلیڈ یہ موجود ہے، یہ فرنٹ ہے، یہ مڈل ہے اور یہ بیک ہے. پوری زبان یہاں پہ دکھا دی گئی ہے.
दूसरी तरफ ये दूसरी डायग्राम है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स की प्रोडक्शन के लिए हम आर्टिकुलेटर्स को देखते हैं तो लिप्स से स्टार्ट होता है, लिप्स, लोअर टीथ, अपर टीथ, एल्वियोलर रिज, नेजल कैविटी, पैलेट पूरा हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट में वीलम, उसके बाद यूवियोला, एपिग्लॉटिस, एग्लॉटिस, एट्रेचिया, और ये सारे का सारा पूरे का पूरा हिस्सा आ जाता है। तो इसकी डिटेल ऑलरेडी मैंने नोट्स के अंदर भी दी हुई, एक्सप्लेन भी किया हुआ। आप इसको इसी तरह ड्रॉ करके आप इंट्रोड्यूस करेंगे आर्टिकुलेटर किस चीज़ का नाम है, उसके बाद आप एक्टिव आर्टिकुलेटर्स बताएंगे, पैसिव आर्टिकुलेटर्स बताएंगे। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स बताएंगे, तस्वीर ड्रा करें, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स के ऊपर आप सर्कल लगा दें कि ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और उनके बारे में लिख दें, और उसके बाद दूसरी तस्वीर ड्रा करें, पैसिव आर्टिकुलेटर्स के ऊपर सर्कल लगा दें, ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स, और साथ साथ आप उनको बता भी दें, जिसमें जैसे कि एक्टिव आर्टिकुलेटर ज़ुबान है और लोअर लिप है, और पैसिव आर्टिकुलेटर में अपर लिप, अपर टीथ, एल्वियोलर रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और यूवियोला और फेरिंक्स का नाम आता है। तो आपका सवाल बिल्कुल इसी अंदाज में बनना चाहिए, ये एक उसकी तरतीब है जिसके ज़रिए आप अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, या जो आर्टिकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये सवाल किया जाता है। तो जब आप आर्टिकुलेशन की बात करेंगे तो आपको एक बात ये भी क्लियर होनी चाहिए कि पहले आपने कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करना है, बात करनी कि कॉन्सोनेंट क्या है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर बाज़ दफ़ा आरपी कॉन्सोनेंट के नाम से आता है, बाज़ दफ़ा सिंपल कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से आता है, दोनों में आपने बात यही करनी होती है। आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड पे आता है तब भी आपने बात यही करनी है। कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है आपको इस बारे में पता चाहिए, किस बला का नाम है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो साउंड जब जो कि आपके वोकल ट्रैक्ट से, ओरल या नेजल कैविटी से बगैर किसी न किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ज़रिए निकलती है, प्रोड्यूस होती है, जिसमें यानी कि जब भी कभी इस तरह बता देते हैं कि जब भी आप कोई भी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो या तो वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन से आपके हलक से बाहर, अगला हलक से ट्रैवल करते हुए लिप्स तक बाहर निकलती है, तो या वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन निकलती है। अगर उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिले तो वो कॉन्सोनेंट होगा, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन मिले तो वो वावल होगा। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, ऑब्स्ट्रक्शन की बेस पे फिर हम उसको फिर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले ये है, सबसे पहले चूँकि वो हलक से निकलती है, आप हलक की सूरत में देखिए, यहाँ बैक पे इस जगह पे यहाँ से देखिए, ये वोकल कॉर्ड्स की जगह है। अगर ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो वो वॉइस्ड साउंड है, अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते तो वो वॉइस लेस साउंड है। अब उसके बाद यहाँ से निकल के वो किस जगह पे वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है, वो होता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। यूवियोलर साउंड है, पैलेटल साउंड है, एल्वियोलर साउंड है, ठीक है, डेंटल है, बायलेबियल है, लेबियल है, ये इस तरह, यानी कि किस जगह से ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे होगी उस एरिया के हिसाब से हम कहेंगे ये है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और उसके बाद हम मैनर को देखें, किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन। पहली बात कि गले से बाहर निकली, वहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हुए, अगर वाइब्रेट हुए तो वॉइस्ड है, अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं हुए तो वॉइस लेस है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की, मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगा जो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी दिखाई हुई है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है इस बारे में। तो ये जो वाइब्रेट करके जाते हैं, वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो इसके बाद ये आगे जो प्रोसेस हो रहा है जिसकी मैं बात आपके सामने में रखी है कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से या इधर से बाहर निकलती है या इस तरफ से बाहर निकलती है, ये तो नेजल साउंड्स होंगी और ये ओरल साउंड्स हैं। तो अब ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, वो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको हम बोलते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब आगे इसमें हम मैनर और प्लेस को भी देख लेंगे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आप जैसे बताया कि वोकल ट्रैक्ट में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, बायलेबियल में दोनों लिप्स करते हैं, लेबियोडेंटल में क्या होता है, लोअर लिप, अपर टीथ, इंटरडेंटल के अंदर जो है वो ज़ुबान की टांग जो है दोनों दांतों के दरमियान आती है, एल्वियोलर के अंदर जो है ज़ुबान जो है वो एल्वियोलर रिज के करीब जाती है, पैलेटल के अंदर ज़ुबान जो है वो हार्ड पैलेट के करीब जाती है, व्हीलर के अंदर व्हीलर जो है वो हार्ड पैलेट से प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद ग्लॉटल साउंड जो है वो लैरिंक्स के अंदर जाके प्रोड्यूस है, हलक वाली जो साउंड है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वॉइसिंग किस तरह होती है, प्लेसेस कौन से आर्टिकुलेशन की उनको भी देखेंगे ताकि आपको इल्म हो जाए। अच्छा,
यहाँ चूँकि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो यहीं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आर्टिकुलेशन के अंदर होता क्या है, ताकि आपको इल्म हो जाए। तस्वीरें जब आप आगे देखेंगे वॉइसिंग वगैरह तो वो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, कि इस बला का नाम है। तो सबसे पहले तो बात ये, जैसे मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो वॉइसिंग पे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये है वॉइसिंग। मैंने सिर्फ यहाँ पे बायलेबियल प्लॉजिव्स को मैंने प्रोड्यूस किया। जब ये वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस होगी तो ये है कैविटी, ये है ओरल कैविटी, यहाँ से एयर निकलती है, आपको एरो में नज़र आ रहा होगा, यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आती है बायलेबियल प्लॉजिव्स। चूँकि ये स्टॉप है, हवा इधर एक दफ़ा रुकती है, रुक के फिर बाहर निकलती, प्रेशर से बाहर निकलती है, मुकम्मल स्टॉप होता है, उसके बाद बाहर निकलती है, उसको हम स्टॉप्स भी कहते हैं, प्लॉजिव्स भी कहते हैं। सो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ये वाला है, यहाँ से आर्टिकुलेट होती है। और एयर के साथ क्या होता है, यानी कि हवा किस तरह निकलती है, पार्शियली निकलती है, प्रेशर के साथ निकलती है, स्लोली निकलती है, साइड से निकलती है, उस हिसाब से आप बताते हैं कि ये कौन सा मैनर, किस अंदाज से आवाज़ प्रोड्यूस की गई, कौन से आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व हुए, तो वो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। किस अंदाज से आर्टिकुलेट हुआ, वो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अच्छा, तो ये बायलेबियल मैंने वैसे एक एग्जांपल आपके सामने रखी, वीडियोस जो यूट्यूब चैनल पे भी चढ़ी हुई हैं आर्टिकुलेटर से रिलेटेड, प्लेस एंड कॉन्सोनेंट से रिलेटेड, वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ ये चीज़ बताई भी हुई है। तो और क्लास के अंदर भी आपको इल्म होगा कि मैंने बाकायदा आपको प्रोनाउंसिएशन पार सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये सब कुछ दिखाया था कि किस तरह ये काम करता है, ये पूरा मैकेनिज्म। अब यहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, पा जो साउंड है यहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करते, ये वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन है, ये इंडिकेशन है कि हलक जो है यहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। यानी यहाँ पे वोकल कॉर्ड क्लोज नहीं होते हैं बल्कि वाइड अपार्ट होते हैं, तो उस वजह से ये साउंड जो है वो यहाँ से बगैर रुकावट के निकल के यहाँ तक आती है। यहाँ उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, वाइब्रेशन होती है, फिर यहाँ से आके इस जगह पे वो होता है। याद रखिए कि जैसे ही साउंड आर्टिकुलेट हो जाती है, मैंने ये लिप्स जोड़े हुए नहीं है इसीलिए कि आर्टिकुलेट जैसे ही हो जाती है तब वाइब्रेट करते हैं, ब यानी कि जैसे ही एयर स्ट्रीम बाहर निकलता है, यानी जो रुका हुआ जो ब्लॉकेज था बाहर निकलता है, उसके बाद आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जब वो निकलता है आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करता, तो हम उसे कहते हैं जी ये वॉइसलेस है, और ये वॉइस्ड है क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। अब ये प्लेसेस हैं आर्टिकुलेशन के, आप देखिए कौन सी, ये बायलेबियल यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लेबियोडेंटल यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, साथ में डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया इंटरडेंटल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आगे आप देखिए एल्वियोलर की जगह यहाँ पे है, इस जगह से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद पोस्ट एल्वियोलर ये जगह है, उसके बाद आगे पैलेटल है, पोस्ट एल्वियोलर ये है और ये पैलेटल है। उसके बाद व्हीलर आप देखिए यहाँ पे है, व्हीलर के बाद यहाँ पे ये है ग्लॉटल वोकल कॉर्ड, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको हलक। यही तरीका, अब जब आप कॉन्सोनेंट साउंड्स को याद करेंगे, सदफ आपको खास तौर पे माहम एंड सदफ आप लोगों ने कल कहा था कि ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं अभी बता रहा हूँ कॉन्सोनेंट का जब आपने कहा कि बड़ी मुश्किल है समझ नहीं आती, तो आपके सामने भी मौजूद है कि आप इस तरह याद करें, ये तरीक़ेकार है, ये वाला ये तरीक़ेकार है, ये मैकेनिज़्म है इसको याद करने का। इस तरह ड्रा करके आप अपने पास लिख लें, आपको याद हो जाएंगे। बाकी कौन सी जगह से कैसे होता है मैंने आपको बताया हुआ है कि मुकम्मल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात की गई कि कहाँ से होता है टिपिकली। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आप देखते हैं प्लॉजिव्स में मुकम्मल स्टॉप होता है, नेजल में नेजल कैविटी से निकलती है, फ्रिकेटिव्स में वो जर्क के साथ निकलते हैं, लेटरल्स हैं, फिर एफ्रिकेट्स हैं, सेमी वावल्स या फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएट्स हैं। तो किस तरह निकलती है, दैट इज़ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्रोनाउंसिएशन पार सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो आपको वीडियो में बताया गया था, उसी तरीके से आपने इसको समझने का, एयर जो है वो किस तरह गुजर के जाती है, रुकावट किस तरह की रुकावट है, उसको हम कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने समझना भी इसी तरह इनको याद करना है। ये याद करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आपने इसको बना लिया। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे आगे वावल साउंड्स पे, कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड की हमने बात की, वहाँ वावल की जब बात करेंगे, वावल से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है कार्डिनल वावल के ऊपर और एक आता है आरपी वावल के ऊपर।
जब कार्डिनल वावल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने कार्डिनल वावल की डायग्राम, ये जो डैनियल जोन्स की दी हुई डायग्राम है स्क्रीन के ऊपर मौजूद, आपने इसके हिसाब से कार्डिनल वावल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वावल्स आपने बताने हैं। और जब ये वावल्स आपने, चूँकि अब इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वावल्स के हिसाब से मैंने आपको किताब के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, लादा से मैंने आपको इसका लेक्चर कार्डिनल वावल सिस्टम का बताया हुआ कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो वावल है क्या? वावल बेसिकली वावल वो साउंड है जो कि बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आपके वोकल ट्रैक्ट से निकल के एयर बाहर जब वो बाहर निकल आती है, सारे जो प्रोसेस है उसका, यानी कि स्पीकिंग के दौरान बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम वावल कहते हैं। वावल को डिफाइन करेंगे जब आपने वावल साउंड की आर्टिकुलेशन की बात की, फिर आप थोड़ा सा कार्डिनल वावल की बात करेंगे। कार्डिनल वावल रेफरेंस पॉइंट है जो डैनियल जोन्स ने ड्रॉ किए। इसके लिए मैंने वीडियो के ऊपर एक लिंक भी दिया हुआ है, जब आपको मैंने नोट शेयर किए थे तो वहाँ मैंने बताया था कि ये वीडियो, यहाँ डैनियल जोन्स की वीडियो को देखें, उसने किस तरह प्रोड्यूस किया। ये वावल्स इन इटसेल्फ ये वावल्स नहीं है, याद रखिएगा, बेसिकली ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं। ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं, कहते वो उसने ये कहा कि यहाँ पे किसी न किसी जगह पे सारी ज़ुबानों के वावल्स किसी न किसी जगह पे यहीं पे इन्हीं पॉइंट्स पे प्रोड्यूस होते हैं। सो कार्डिनल वावल के चार्ट को सामने रख के आपने, यानी यही चार्ट है जिसको सामने रख के फिर आप आरपी वावल्स को आप क्लासीफाई करते हैं। सो आरपी वावल्स की क्लासिफिकेशन, जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो प्योर और डिफ्थोंग की बेस पे है। प्योर वावल्स फिर आगे दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट वावल, एक लॉन्ग वावल, और डिफ्थोंग जो है वो आगे दूसरे हैं जो कि ग्लाइड करते हैं। सो थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, प्योर वावल बेसिकली जो है ना एक अप्रिसिएबल जगह पे साउंड जो है ना, स्पीच साउंड एक ही जगह पे रहती है, उसको हम प्योर कहते हैं कि आवाज़ एक ही जगह पे रहती है। यहाँ पे डिफ्थोंग के अंदर क्या होता है कि आवाज़ जो है वो डेलिबरेटली वो ग्लाइड करती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल आओ, एओ, उआ, एआ, उआ। सो ये डिफ्थोंग है, एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइड करती है। अब प्योर वावल में, जैसे वावल में बात की हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल की, तो वावल उस वक्त शॉर्ट होता है जब उसके अंदर एक सिलेबल, एक वर्ड या एक सिलेबल होगा, जैसे कैट के अंदर ए, बेड के अंदर एह, हॉट के अंदर ओ, तो ये शॉर्ट है। लेकिन यही वावल लॉन्ग भी हो सकता है जब एक वन वर्ड सिंबल उसके साथ लेंथ मार्क लगा हुआ होता है। लेंथ मार्क आप देखिए, आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आएगा आगे जाके, ये लेंथ मार्क है कि ये जो डॉट्स लगे ये लेंथ मार्क्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये दीज आर व्हाट, दीज आर लॉन्ग वावल्स, ठीक है। यानी कि लेंथ मार्क ये जो साउंड है थोड़ा सा एक्सटेंड, इसकी लेंथ जो एक्सटेंड हो रही है। जैसे यहाँ पे भी इस एग्जांपल के अंदर भी ये मौजूद है, ट्री, मूव, फॉर्म, लर्न, पास। सो ये लॉन्ग वावल है, ठीक है। अब आगे वावल को जब क्लासीफाई करते हैं आप, क्लासीफाई करने के बाद आप आगे इसके ऊपर जब आप बात करें तो उसके अंदर क्या है कि अच्छा डिफ्थोंग्स में क्या है, उसमें ग्लाइड है। डिफ्थोंग में एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइड करते हैं। ये देखिए ये साउंड आ रहे ग्लाइड करके, ए, आई, ये ग्लाइड कर आई, ठीक है, आ, दिस इज ग्लाइडिंग, ठीक है, आई। सो एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइड करता है, ठीक है। एक ही जगह पे आवाज़ स्टेटिक नहीं रहती। प्योर के अंदर एक ही जगह पे रहती है, और फिर उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट है। शॉर्ट में थोड़ी सी आवाज़ है, लॉन्ग में ज़्यादा, उसके अंदर लेंथ ज़्यादा होती है आवाज़ के अंदर। अच्छा, बैक चलते हैं उसी स्लाइड की जानिब। इसको फिर आगे इसकी जो बेसिक डायमेंशंस है कि आपने इसको किस तरह मैयर करना है वावल को। तो वावल को देखने के लिए आप ज़ुबान की हाइट को देखते हैं, टंग हाइट को देख के आप वावल के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं कि वावल में क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद उसके अलावा आप उसकी फ्रंटनेस को देखते हैं, टंग की एडवांसमेंट को, कि ज़ुबान फ्रंट पे है, सेंटर पे है, बैक पे, और लिप राउंडिंग को भी देखते हैं, राउंडेड एंड अनराउंडेड। इन तीन चीज़ों पे आप किसी भी वावल को जो है वो कैटेगराइज करते हैं। जिस तरह पहले कॉन्सोनेंट को आपने वॉइसिंग, प्लेस और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बेस पे आपने कैटेगराइज किया, इसी तरह आप वावल को टंग हाइट, टंग एडवांसमेंट और लिप राउंडिंग की बेस पे आप करेंगे। ये टंग की हाइट है, हाई टू लो, ये हाइट है जो आप देख रहे हैं, और लिप राउंडिंग ये है, ये ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। फ्रंट, सेंटर एंड बैक, सॉरी नॉट फ्रंटनेस, लिप राउंडिंग नहीं, फ्रंट है। लिप राउंडिंग तो यहाँ पे नहीं दिखाई, ये फ्रंटनेस है,
ये हाइट है, दिस वन हाई से लो, और ये फ्रंटनेस है। अच्छा, डिफ्थॉन्ग के बाद अब आप ये देखें ये फ्रंट वाले कौन से हैं, अब फ्रंट से कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैंने यहाँ इस डायग्राम के अंदर ये दिखा दिया है। उसके बाद सेंटर से कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये डायग्राम दिखा दिया है। बैक से कौन से होते हैं, फिर डिफ्थॉन्ग कौन से हैं, इस डायग्राम के अंदर मैंने कोशिश किया कि आपको ये चीज़ें दिखा दी जाए। सो जब आप ड्रा करेंगे, जब आप क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करेंगे वाउल का, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसी बेस पे जब आप अपना आंसर बनाएंगे, इसी बेस पे इस तरीके से बनाएंगे। इंट्रोड्यूस करेंगे, 7 कार्डिनल वाउल की बात करेंगे, आरपी वाउल की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, प्योर एंड डिफ्थॉन्ग है, प्योर के अंदर ये दो हैं, फिर उनकी डायमेंशन बताएंगे कि इनको किस तरह देखा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद आपका एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। मैंने वैसे अपने नोट्स के अंदर ये ऑलरेडी डील किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें आपने ये बात पूछी कि हाउ डज मॉर्फोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ वर्ड, गिव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि किस तरह मॉर्फोलॉजी जो वो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग जो वो देती है। अच्छा, एक तो आपने ये बात की, दूसरा है मॉर्फोलॉजी आपको रूल्स के बारे में बताती है, इंटरनल स्ट्रक्चर के जो रूल्स हैं उनके बारे में बताती है। तो चलें इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करते हैं, पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि मॉर्फोलॉजी किस बला का नाम है। मॉर्फोलॉजी किस बला का नाम है, पहले आप इसको देखेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का आपको पता हो, मॉर्फोलॉजी बेसिकली वर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर को ही डील करती है। एक वर्ड है आपके सामने मौजूद है, ये वर्ड है नेशन, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, रूट है। अब बेसिकली वर्ड ये सारा है डी नेशनलाइजेशन, ये पूरे का पूरा वर्ड है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए कि ये रूट है, इस रूट के साथ क्या क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स और सफिक्सेस कौन कौन से लगे हुए हैं। नाउन था, नाउन से वर्ब में कन्वर्ट हुआ, वर्ब से एडजेक्टिव में कन्वर्ट हुआ, एडजेक्टिव से वापस नाउन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये ओवरऑल ये नाउन है। सो ये सारे का सारा ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वर्ड की, बेसिकली उसी को देखते हैं कि एक वर्ड जो है रूट के बाद आउट ऑफ द रूट, यानी कि रूट से निकल के आगे कहाँ तक चलता है, रूट से आगे। अब जैसे एम्प्लॉय, एक लफ्ज़ है एम्प्लॉय, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, इससे के पीछे हम लगाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। वर्ड वो एक है एम्प्लॉय, इसके पहले बाद में लगने से फिर वर्ड के मीनिंग भी चेंज होते हैं। सो रूल्स ही बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जो रूल्स लगते हैं वो इसके मीनिंग्स को भी चेंज करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता हो कि मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है। मॉर्फोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके इल्म में हो कि 1 वर्ड मॉर्फीम, 2 वर्ड मॉर्फीम, 3 और 4 वर्ड मॉर्फीम्स क्या चीज़ें होते हैं। ये चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाती हैं तो फिर आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि आप बेसिकली किसी वर्ड की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको आप देख रहे हैं। डी नेशनलाइजेशन एक वर्ड है जिसको हमने इस पिक्चर के अंदर रखा। तो अब आप जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आप इसके साथ एफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों चीज़ें देख रहे हैं। इसके साथ यानी कि ये बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि जो बेस है, नेशन जो बेस है वो फ्री मॉर्फीम है, और इसी के साथ ये बाकी के सारे ये बाउंड मॉर्फीम्स लगते हैं। ये बेस है नेशन, दिस इज़ द बेस। इसके साथ डी नेशन लगा, नेशनल लगा, ALISE, ATI, यानी ये सारे के सारे इसी के साथ लगा। बेस जो है, बेस को मज़ीद आप स्प्लिट नहीं कर सकते, बेस अपनी जगह पे मौजूद है। अब उसके साथ उसकी रूट्स जो है वो, यानी कि उस रूट के साथ फर्दर जो है ना एडिशंस हो रहे हैं। ये है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात जो आपसे पूछी गई थी, जिसको आपने डिस्कस करना था कि किसी भी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, मॉर्फोलॉजी किस तरह करते हो। आप नेशन को रखते, आप उसमें बताएं कि ये इसका प्रीफिक्स है, ये सफिक्स, ये प्रीफिक्स है, ये रूट है, बेस है इसकी, ये सफिक्सेस है, एफिक्सेशन है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर इसके हमने साथ क्या क्या लगाया और ये किस तरह इसके मीनिंग चेंज करता है।
क्लास चेंजिंग मॉर्फोलॉजी, जैसे हमने बताया इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी इसी तरह होती है ना, कि इन्फ्लेक्शन में उसको किस तरह चेंज किया जाता है, डेरिवेशन में किस तरह चेंज किया जाता है, एक वर्ड को सामने रखे। जैसे बता रहे हैं ना कि मॉर्फोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ वर्ड, तो एक वर्ड आपके पास था डी नेशनलाइजेशन, तो इस एक का स्ट्रक्चर एनालिसिस आपने दिखा देना था, उसी को आपने स्ट्रेट वे बता देना था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो डिस्कस करने वाली है। तो रूल्स भी वो यही दिखा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटर रिलेशनशिप क्या है कि एक लफ्ज़ था नेशन, नेशन से पहले हमने लगाया, नेशन से हमने बनाया नेशनल, इंटरनल स्ट्रक्चर से उससे रूल ने क्या किया, नेशन को एडजेक्टिव बना दिया, सफिक्स लगा। उसके बाद मज़ीद नेशनलाइज किया तो वही नाउन था, नाउन से वर्ब हो गया। अच्छा, वर्ब से फिर उसको हमने नेशनलाइजेशन कर दिया, वो नाउन हो गया। फिर मज़ीद किया डी नेशनलाइज सिर्फ रखा तो वो भी वर्ब रहा। फिर डी नेशनलाइजेशन किया तो वो जो है वो पूरा नाउन हो गया। अब वो नेशनलाइजेशन और डी नेशनलाइजेशन दो अलग से वर्ड है, दोनों का रूट, दोनों की बेस एक ही चीज़ है। ये मॉर्फोलॉजी आपको बेसिकली रास्ता दिखाती है कि बेस क्या है, फ्री मॉर्फीम है और अफिक्सेस बाउंड मॉर्फीम्स हैं। और फ्री मॉर्फीम्स अफिक्सेस जितने लगते हैं, अफिक्सेस उसकी कहीं उसकी जो है ना वो वर्ड का जो मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। नाउन से उसको वर्ब कर दिया, वर्ब से उसको एडजेक्टिव बना दिया, उसके बाद उसको जो है वो वर्ब भी था। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेशनलाइज भी वर्ब है और डी नेशनलाइज भी वर्ब है, वर्ड नेशनल ही है लेकिन ये दोनों आपस में अपोजिट मीनिंग लेके जाते हैं। ये आपको मॉर्फोलॉजी सिखाती है और मॉर्फोलॉजी की बेस पे जाके आप फिर लोगों को ग्रामर भी सिखा सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक वर्ड मैंने आपके सामने रख के आपको एग्जांपल के ज़रिए मैंने आपको बता दिया कि ये रूल्स चलते हैं कि कौन से रूल्स लगेंगे, कि रूल्स किसके साथ लगते हैं, यानी कि रूल्स क्या है कि बाउंड जो फ्री मॉर्फीम है वो फ्री होता है और बाउंड मॉर्फीम की अपनी अपनी पोजीशंस हैं। अब ये ए एल जो है नेशनल, ए एल या आई एस ई, इनकी यही जगह है, ये इसके अलावा कहीं नहीं लग सकते। डी जो है कभी भी इधर नहीं लग सकता, बाद में इसने प्रीफिक्स ही लगना है, सफिक्स ने सफिक्स पे ही लगना है और उसकी अपनी पोजीशन है वो वहीं पे लगा। ये रूल्स गवर्निंग है जो कि वर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो आपने बताने होते हैं। उसके बाद आप अपनी बात को कंक्लूड कर देंगे। मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में मैंने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक्स में इस टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आगे हम बात करें साइको लिंग्विस्टिक्स पे। आपने इससे भी रिलेटेड आपने क्वेश्चंस पूछा, आपने बात की कि साइको लिंग्विस्टिक्स किस बला का नाम है, तो चले उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली साइको लिंग्विस्टिक्स किसी चीज़ को देखते कि लैंग्वेज किस तरह इंसानी दिमाग के अंदर रिप्रेजेंट और प्रोसेस की जाती है। इसके ज़रिए यानी कि बेसिकली साइको लिंग्विस्टिक्स साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के दोनों डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके बनाया गया और इसका ताल्लुक ह्यूमन माइंड के साथ, ह्यूमन माइंड और ज़ुबान के साथ है। और ये उन्हीं प्रोसेसेस को देखिए दिमाग के अंदर चल रहे हैं, लैंग्वेज को किस तरह परसीव किया जाए, रिटन या स्पोकन फॉर्म में लैंग्वेज किस तरह परसीव की जाती है। तो साइको लिंग्विस्टिक्स चूँकि ये मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का एरिया, यानी कि लिंग्विस्टिक्स का किसी दूसरे ब्रांच से जो रिलेशनशिप है उसको जब हम देख रहे हैं, तो उसको देखते हुए साइको लिंग्विस्टिक्स में आप ये चीज़ देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि ये दो मेजर क्वेश्चंस को डील करती है। पहला तो ये देखती है कि किस तरह का नॉलेज जो है हमें चाहिए किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा सवाल ये है कि कौन से कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो किसी भी ज़ुबान की ऑर्डिनरी इस्तेमाल के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑर्डिनरी यूज़ का मतलब ये है कि हम किस तरह किसी लेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, कोई ख़त लिखते हैं। कोग्निटिव प्रोसेस ये है कि हम किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, मेमोरी और थिंकिंग किस तरह हमारी ये चीज़ें, ये सारे कोग्निटिव प्रोसेसेस हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसेस जो इन्वेस्टिगेट करती है साइको लिंग्विस्टिक्स, उसके अंदर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को ये देखती है, लैंग्वेज प्रोडक्शन को देखती है। लैंग्वेज प्रोडक्शन की दो स्टेजेस हैं, मेजर दो स्टेजेस हैं। पहली है इनकोडिंग लिंग्विस्टिक फॉर्म इनटू स्पीच और दूसरी है कि साउंड जो है वो स्पीकर के माउथ से हीयर के कान तक किस तरह पहुंचती है, मोटर सिस्टम एंड ऑडिटरी सिस्टम। ये भी मैंने नोट्स के अंदर बड़ी अच्छी तरह डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा तीसरा एरिया जो साइको लिंग्विस्टिक्स इन्वेस्टिगेट करती है वो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये इनके अंदर रहते हुए अगर आप इसके सेंट्रल थीम्स को देखिए
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ امپلیسٹ نالج لینگویج کا اس کے بارے میں بات کرتی ہے اور ایکسپریسڈ کے اوپر بھی بات کرتی ہے. تو سائیکو لنگوسٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہ دیکھتا ہے کہ الفاظ کے میننگ، سینٹینس کے میننگ یا جو ڈسکورس کے میننگ ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر کس طرح کمپیوٹ ہوتے ہیں، کس طرح ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ایک تعارف سائیکو لنگوسٹکس کا، یعنی کہ آپ نے اس طرح چیزوں کو بیان کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آؤٹ لائن آپ کے کوشچن کی ڈرا کر دی کہ آپ اس طرح اس کو بنائیں گے، اپنا آنسر آپ اس طرح بنائیں گے. اس کے بعد سوشیو لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ کوشچن آپ نے پوچھا. جنرل کوشچن جب آپ سے جب پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ اس کی جو ہے وہ ڈائیگرام موجود ہے. اسی طریقے سے آپ سوشیو لنگوسٹکس کو ڈیل کریں گے. پہلے آپ اس کو انٹروڈیوس کریں گے. سوشیو لنگوسٹکس کس چیز کا نام ہے، یعنی سوشالوجی لنگوسٹکس کو جو ڈیل کرتی ہے اس کو کمبائن کرتی ہے اور یہ لینگویج اور سوسائٹی کے درمیان کنیکشن کو دیکھ رہی ہے. اس کے پاس بھی 2 سوال ہیں جن کو وہ ڈیل کرتی ہے. پہلی چیز وہ اس سوال کو کا جواب ڈھونڈتی ہے کہ کیسے جو ہے زبان کس طرح ہیومن بینگز کی سوشل نیچر کو افیکٹ کرتی ہے. دوسرا، سوشل انٹریکشن زبان کو کس طرح بنانے میں اپنا رول ادا کرتی ہیں. سوشل لنگوسٹکس کے اندر آپ لینگویج کی ورائٹیز کو دیکھتے ہیں، جیسے اسٹینڈرڈ ورائٹی، پرسنل ورائٹی، ریجنل ورائٹی، سوشل ورائٹی، فنکشنل ورائٹی جس کو ہم رجسٹر کا نام بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ لینگویج ان کانٹیکٹ کو دیکھتے ہیں پیجن اینڈ کریول کے اندر. پھر ملٹی لنگولزم کو دیکھتی ہے سوشل لنگوسٹکس، جس کے اندر آپ پہ کوڈ سوئچنگ اور کوڈ مکسنگ کا فینومینا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. سوشل لنگوسٹکس اس کے علاوہ لینگویج مینٹیننس اور شفٹ کی بات کرتی ہے کہ لینگویج کس طرح شفٹ ہو رہی ہے، لینگویج کو کس طرح مینٹین کیا جائے اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے. انٹریکشن کے ذریعے مینٹین کیا جا سکتا ہے، ہوم لینڈ کے ساتھ کانٹیکٹ پہ، انٹر میرج کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے ذریعے لینگویج کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سوشل لنگوسٹکس لینگویج چینج پہ بھی بات کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج پلاننگ پہ بات کرتی ہے کہ لینگویج کس طرح پلان کی جا سکتی ہے. آرگنائزیشنز کس طرح لینگویج پالیسیز پلان کر سکتے ہیں، سلیکشن، کوڈیفیکیشن، الیبوریشن اور سیکیورنگ اٹس ایکسیپٹنس. یہ سارے کا سارا آپ کا اس کا اس سوال کا جواب بنتا ہے، یعنی کہ آپ اس طرح اپنی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں اس سیشن کے اندر میں نے آپ سے ابھی تک کی ان کا بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں جی، اگر آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے سائیکو لنگوسٹکس کے اندر، اگر آپ سے لینگویج ایکوزیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ایک لینگویج ایکوزیشن کی تھیوری ہے اور ایک لینگویج ایکوزیشن ہے. تو لینگویج ایکوزیشن کا پروسیس ہے، چائلڈ لینگویج ایکوزیشن، ہم اسی کو دیکھتے ہیں. تو اگر وہ پوچھا جاتا ہے تو آپ بتائیں گے. اگر سوشیو لنگوسٹکس کا پوچھا جاتا ہے تو آپ پھر جنرل تھوڑا اس کے بارے میں بات کریں گے. صدف یہ مجھے بتائیے کہ سیکنڈ لینگویج لرننگ جو ہے، یہ کوشچن کبھی آیا بھی ہے کسی پیپر میں سیکنڈ لینگویج لرننگ کا؟ سیکنڈ لینگویج لرننگ لنگوسٹکس میں تو میرے خیال میں ڈسکس بہت کم ہوتا ہے. یہ کوشچن کہیں آیا ہے پیپر میں؟ اگر آیا تو کائنڈلی مجھے شیئر کر دیجئے تاکہ میں پھر اس کو آگے کورس کے اندر اس کو میں انکارپوریٹ کر دوں. وہ تو باقاعدہ اس کی اپنی تھیریز ہیں، کریشن کا ہائپوتھیسس، اس کے تو 4 ہائپوتھیسس ہیں، وہ تو آپ کے کورس میں تو ہے ہی نہیں میرے خیال میں، جس طرح مجھے یاد پڑتا ہے. اگر ہے ایسی بات تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں پھر اس کو ایڈ کروں، تاکہ جب جب میں اس کتاب کا اگلا ایڈیشن تیار کروں اس کو ضرور ایڈ کروں. میں نے پہلے بھی بتایا پلیز اپنے آپ کو اوور برڈن کرنے کی کوشش مت کریں. لینگویج اگر فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کا پوچھا گیا تو پھر بتائیں گے، لینگویج ایکوزیشن کی تھیریز کا پوچھا گیا تو وہ بتائیں گے. سائیکو لنگوسٹکس کا جنرلی پوچھا گیا تو آپ سائیکو لنگوسٹکس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. سوشیو لنگوسٹکس کی بات کریں گے، سائیکو لنگوسٹکس میں سائیکو لنگوسٹک کی بات کریں گے. یہ سائیکو لنگوسٹکس کے ایریا ہے. ایک جنرل کوسچن آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو لے کے چلیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی ڈیٹیل لکھیں، اتنی ڈیٹیل لکھیں، لینگویج ایکوزیشن کی تھیریز وہاں پہ لکھتے جائیں. کیوں لکھیں گے آپ سے اس نے پوچھا ہے کہ ڈسکس سائیکو لنگوسٹکس، تو آپ یہ باتیں بتا دیں، اس کو بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے لینگویج پروڈکشن سے اسی پہ بات کریں. لینگویج ایکوزیشن کی پوچھتا ہے، لینگویج ایکوزیشن میں 2 چیزیں، ایک ہے چائلڈ لینگویج ایکوزیشن اور دوسرا لینگویج ایکوزیشن کی تھیریز. فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کی تھیریز آپ کے کورس میں پرسکرائبڈ ہے. اگر وہ یہ پوچھتا ہے، جو بات پوچھتا ہے وہی بتانی ہے. تھیریز پوچھی ہیں تو تھیریز بتائیں گے. تھیریز کے لیے اپنی تصویریں ہیں، وہ جو جہاں پہ جس کی ضرورت پڑتی ہے وہی آپ نے بتانی ہے. ادھر ادھر کنفیوز نہیں ہونا،
ٹھیک ہے، نوٹس کے اندر بڑی اچھی طرح میں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ہاں جی، آپ نے کوشچن پوچھا جی بالکل 25 مارکس کا سائیکو لنگوسٹکس کا میٹیریل اتنا شارٹ نہیں ہے بھائی. میں نے ابھی اس کو کاؤنٹ کیا ہے، کافی سارے ورڈز ہیں. جب آپ اس کو دیکھیں گے 800 ورڈز بنتے ہیں. میں نے آئی ہیو کاؤنٹڈ دا ورڈز 700 to 800 ورڈز ہیں. جب آپ ریلیونٹ لکھ دیں گے ختم ہو گئی بات. یہ مجھے پیپر میں دکھائیے گا کون سے سال کے پیپر میں سیکنڈ لینگویج ایگزیبیشن آیا، تاکہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح. میں پھر اس کو ایڈ کروں گا آگے نا. مجھے کانڈی صدف مجھے بتا دیجیے گا کون سے سال کے پیپر میں سیکنڈ لینگویج ایگزیبیشن آیا یا اس کی تھیریز آئی ہیں. سیکنڈ لینگویج لرننگ بیسیکلی آپ نے پوچھا ہے، آپ کا کوشچن سیکنڈ لینگویج لرننگ کا ہے نا. تو لرننگ کا مجھے کوشچن بتا دیجیے گا کہ یہ کب آیا ہے سیکنڈ لینگویج لرننگ کا. نارملی کبھی کبھار چلتے پھرتے وہ کوئی بات پوچھ لیتا ہے تو اس پہ بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی اس طرح کا ادھر ادھر وہ چلتے پھرتے وہ کہتے ہیں نا آپ کو گھمانے کے لیے بیسیکلی پوچھتے ہیں. آپ کے آلریڈی 5 سے 6 کوشچنز انہی ٹاپکس کے اندر رہ کے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سائیکو لنگوسٹکس کا میٹیریل تھوڑا نہیں ہے بھائی. 25 مارکس کے لیے دیٹ از مور دین انف. دیٹ از مور دین انف. آپ جب یہ چیزیں لکھیں گے نا، ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ 45 منٹس میں اتنا ہی لکھ پائیں گے. سائیکو لنگوسٹکس کو ڈیفائن کریں، اس کے کوشچنس کے بارے میں بات کریں، اس کے پروسیسز کے بارے میں بات کریں، اس کے تھیم کے بارے میں بات کریں، سائیکو لنگوسٹ کے ٹاسک کے بارے میں بات کریں. بچے گا ہی کچھ نہیں. میں ابھی کاؤنٹ کر کے بتا دیتا ہوں، میرے سامنے پڑا ہوا ہے وہ کاغذ. اس کا وہ جو آپ نے بات کی کیا کہتے ہیں 734 الفاظ پہ مشتمل ہے. یعنی 700 سے 800 الفاظ کا جو ہے بہترین آنسر ہوتا ہے. 734 ورڈز پہ مشتمل ہے یہ، جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت شارٹ ہے طیبہ. ٹھیک ہے، لنگوسٹکس میں جب آپ نے باتیں ساری پوری کر دی ختم ہو گئی بات. پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے پہلے حصے کو ہم کمپلیٹ کریں اور سائیکو کے بعد سوشل لنگوسٹکس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے دوسرے سیشن کے اندر. ٹھیک ہے، ایک سیشن اور لگاتے ہیں. فنیٹکس اینڈ فونالوجی کا کمپیریزن کیوں آپ بار بار اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ شارٹ سی 4 تو باتیں اس کے اندر. وہ 4 باتوں کے چکر میں آپ پورا سوال کیوں رگڑتے ہیں اپنا؟ اس پہ اتنی باتیں نہیں بنتی. کمپیریزن جب آپ اٹھائیں پرانے نوٹس کے اندر ویسے میں نے دیا ہوا ہے، اس چکر میں نہ پڑھیں. وہ اتنا زیادہ ریپیٹ نہیں ہوتا جتنا یہ آپ کا پلیس آف آرٹیکولیشن، مینر آف آرٹیکولیشن، جو فنیٹکس کا اپنا چیپٹر ہے پلیس، مینر آف آرٹیکولیشن، کانسوننٹ اور واول سے ریلیٹڈ جو ان کے چارٹ اینڈ ڈائیگرام وہ زیادہ آتے ہیں. یہ اگر کمپیریزن آئے گا بھی تو وہ شارٹ کوسچن میں سے آئے گا. کمپیریزن کے چکر میں نہ پڑیں. وہ ویسے ہی تھوڑا سا ہی ہے، پرانے نوٹس میں دیا ہوا ہے. اتنے لمبے چوڑے ان کے ہے ہی نہیں ہے کچھ. ایک جو ہے وہ ساؤنڈ تک چیزوں کو لے کے چلتا ہے، دوسرا جو ساؤنڈ سے آگے بڑھتا ہے بس. اچھا، تو یہاں اس براڈ کاسٹ کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ہی دوسرا حصہ سٹارٹ کریں گے. 8:45 ہوئے ہیں تو انشاءاللہ 8:50 پہ دوسرا حصہ شروع کریں گے. میرے ساتھ آپ نے رہنا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.